हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ बिपिन चंद्रा की जो बुक है हिस्ट्री की, उसकी मैं आज चैप्टर फर्स्ट आधुनिक भारत का चैप्टर फर्स्ट 18वीं सदी का भारत का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ जो दिए हुए बुक्स में है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम कौन सा है। मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद कौन कौन गद्दी पे बैठा था। चलिए दोस्तों देखिए पहले क्या दिया हुआ है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद उसका 3 बेटा था, जिसमें से कि जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह प्रथम, वो गद्दी पे बैठा था। उसके बाद उसका बेटा जहांदर शाह था, वो बैठा था। फिर उसका भतीजा था फर्रुखसियार, वो बैठा था। उसके बाद एक और था शाह आलम द्वितीय, वो बैठा गद्दी पे। जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सही। बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियार और शाह आलम द्वितीय बैठा था गद्दी पे बहादुर शाह की मृत्यु के बाद। ये सही कालानुक्रम है। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। उसने 1707 से 1712 की अवधि तक शासन किया। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद उसका 3 बेटा था, तीनों के बीच में जो है ना गद्दी के लिए लड़ाई हुआ खूब, जिसमें से कि बहादुर शाह विजय हुआ। बहादुर शाह कितने वर्ष का था तो 65 वर्ष का था, और वो 1707 से लेकर 1712 की अवधि तक वो शासन किया था गद्दी पे बैठकर। आगे देखिए क्या दिया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांदर शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली सामान जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह नित्यंत अयोग्य शासक था, लोग उसे लंपट मूर्ख कहते थे। देखिए जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई तब उसके बाद उसका बेटा जहांदर शाह गद्दी पे बैठा, जो कि योग्य नहीं था उस गद्दी के लिए। वो खुद भी नहीं बैठा, वो जुल्फिकार की सहायता लिए उस गद्दी प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन आएगा किसकी सहायता से जहादर शाह ने गद्दी पे बैठा था, तो जुल्फिकार की सहायता से, और उसे लोग लंपट मूर्ख कहते थे क्योंकि उस योग्य वो नहीं था। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। जहादर शाह को परास्त करके शोएद बंधु अब्दुल खां और हुसैन अली खां बारह की सहायता से उसका भतीजा फर्रुखसियार 1713 से में गद्दी पर बैठा। शोएब बंधु ने फर्रुखसियार की सत्ता पाने में सहायता की थी और बाद में उन्होंने ही उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से 2 युवा शहजादों के गद्दी पर बिठाए, जो बीमारी से मारे गए। उसके बाद 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा दिया। भारतीय इतिहास में शोएब बंधु को राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कह रहा है। जहांदर शाह जो था वो बहादुर शाह का पुत्र था, उसको तो गद्दी पे बैठा दिया। और उसके बाद जो है उसके बाद फर्रुखसियार को बैठाया। फर्रुखसियार को कौन बैठा, जब जहांदर शाह की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका भतीजा फर्रुखसियार बैठा। फर्रुखसियार को कौन बैठा है तो ये शोएब बंधु बैठा है। शोएब बंधुओं में कौन था, 2 आदमी थे, अब्दुल खां और हुसैन अली खां। दोनों को जो है ना राजा बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद अब जहाँ ये क्या कहते हैं फर्रुखसियार को गद्दी पे बैठा दे, फिर अब शोएब बंधु जो कि अब्दुल खान और हुसैन अली खान ने ही दोनों मिलके ये फर्रुखसियार की मृत्यु करवा दी, उनको मरवा दिया। उसके बाद वो बारी बारी से 2 युवा शहजादे को गद्दी पे बैठा है, लेकिन किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और आगे देखिए क्या कर। शाह आलम द्वितीय ने 1759 में गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय कब बैठा था गद्दी पे, तो 1759 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। मतलब नादिर शाह जो आक्रमण किया था मुगलों पर, कब किया था, बहादुर शाह प्रथम के समय, फर्रुखसियार के समय, मोहम्मद शाह के समय या औरंगजेब के समय। तो ये किया गया था मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह जो था ना, पहले उनके बारे में जान लीजिए वो क्या था। मोहम्मद शाह जो था ना बहुत ही मतलब उदार व्यक्ति था। वो शासक करने योग्य नहीं था। वो जो है ना वो मदिरा और सुंदरी लोग के पीछे भागता था। अपने राज्य पाट को नहीं देखा जाता था कि क्या हमारे राज्य में कमी है क्या नहीं है। वो बस मतलब सुंदरी लोगों के पीछे, औरतों के पीछे वो भागता था। और वो जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, लेकिन वो अंतिम शासक था, उसके बाद कोई नहीं बैठा। उसके बाद नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया था। और चलिए इसके बारे में क्या दिया हुआ पढ़ते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1738 से लेकर 39 के बीच हुआ। नादिर शाह ने आक्रमण किया 38 से 39 के बीच में। मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन और मदिरा में प्रति अत्यधिक रुचि रखता था। अभी बताया ना आप लोग को कि वो जो है मतलब कि शासन के प्रति उदासीन था। वो अपनी प्रजा को नहीं देखता था क्या क्या कमी है क्या नहीं है। वो बस मदिरा और सुंदरी के प्रति मतलब कि अपनी रुचि रखता था।
जिस कारण लोग उसे रंगीला कहते थे। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन में से रंगीला किसे कहते थे, तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। जहांदार शाह ने जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, तो हाँ, जहांदार शाह जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी क्योंकि वो उसके योग्य नहीं था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ये रहा। उस समय उसके समय में जजिया समाप्त किया गया था, तो हाँ, उसके समय में जजिया कर समाप्त किया गया था, ये एक उसने अच्छा काम किया था। इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा की सभी पदवी दी गई थी, तो हाँ, इसी के समय में जय सिंह को जो मिर्जा राजा की पदवी दी गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ वो पढ़ते हैं। जहांदार शाह ने तत्कालीन सबसे शक्तिशाली शासक जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। जब मतलब कि बहादुर शाह की मृत्यु हुआ था तब वो जहांदार शाह की सहायता से वो गद्दी पे बैठा था। जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह ने गद्दी पे बैठा था। जहांदार शाह के समय जुल्फिकार का वजीर बना और साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए। इसी क्रम में घृणित जजिया को समाप्त किया गया और अमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवई की पदवी दी गई और उन्हें मालवे का सूबेदार भी बनाया गया। देखिए वो तो थे एक अयोग्य शासक तो थे, लोग उसे लंपट मूर्ख तो कहते थे, लेकिन उसने जजिया कर भी समाप्त किया था जहांदार शाह ने, ये उसमें एक अच्छाई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित? इजारेदारी प्रथा जो थी वो किससे संबंधित थी? तो वो लगान वसूलने वाले ठेकेदार से संबंधित थे। देखिए इजारेदारी क्या होता है, जब कोई मतलब कि एक एरिया रहता है वहाँ पे जितना मतलब खेती होता है उससे जो लगान आते थे, जो टैक्स लेते थे ना, वो बिचौलिया रहते थे। मतलब एक मोहल्ले का एक ठेकेदार रहेगा और एक राजा का मतलब कि आदमी रहेगा, दोनों जो है ना एक दूसरे में समझौता कर लेते थे कि तुम जितना चाहो, मतलब एरिया के ठेकेदार को कहते थे तुम जितना चाहो उसे टैक्स कलेक्ट करो, मतलब ग्रामीण से, किसानों से, और लेकिन एक जो फिक्स टैक्स था बंधा हुआ उतना तुम मुझे दे दो, बाकी तुम जितना चाहो तुम किसानों से लो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण से मतलब कृषकों को, किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। चलिए आगे इसके बारे में क्या देवा पढ़ते हैं। देखिए इजारेदार उन्हें कहते थे जो जिसके शासकों द्वारा लगान वसूलने का करार किया जाता था। इस व्यवस्था को इजारेदारी भी कहते थे। इसमें निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक इजारेदार लगान के ठेकेदार, बताएं था ठेकेदार और बिचौलिया के साथ यह करार करते थे कि वो शासकों को एक निश्चित मुद्रा लगान के रूप में दे दे। मतलब जो एक फिक्स्ड राशि था, फिक्स्ड टैक्स था, वो उतना तुम मुझे दे दो, बाकी तुम इतना मतलब किसानों से तुम जितना चाहो उतना कर वसूलते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता था। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा उत्पीड़ना होती थी। हालांकि मुगलों द्वारा इसे नापसंद किया जाता था, मुगल ये चाहते नहीं थे, फिर भी जहांदार शाह के समय में जो है ना इसे बढ़ावा दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था, तो हाँ, यहाँ के वो अपार धन के कारण ही नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। मुगल फौजों से उनका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ था, तो हाँ, ये भी बात सही है। नादिर शाह का जो मुकाबला हुआ था मुगलों से वो फरवरी 1739 में हुआ था करनाल के युद्ध में। भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य ईरान में 3 साल तक कोई कर नहीं लगाया। हाँ, ये बात सही है। वो जो है मतलब भारत से 70 करोड़ रुपए के लमसम जो है ना पैसा लूट ले गया था, जिसके कारण वो जो है अपने ईरान में जो है ना 3 साल तक कोई टैक्स किसी भी चीज़ों पे नहीं लिया था। उसने शाहजहाँ के रत्न पीड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताव को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया, ये चीज़ गलत है। उसने जो है तख्ते ताव जो था मयूर सिंहासन वो भी अपने साथ ले गया, उसे नष्ट नहीं किया, वो अपने साथ ले गया, कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। ये पॉइंट गलत हो गया क्योंकि इसमें दिया हुआ तख्ते ताव को नष्ट कर दिया, ये गलत है, वो अपने साथ ले गया था। चलिए उसके बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। निरंतर अभियान ने फरमान को प्रस्तुत दिवालिया बना दिया था, अंततः उसे फौज के रख रखाव के लिए धन की आवश्यकता थी। मुगल फौज से 13 फरवरी 1739 को करनाल में उनका मुकाबला हुआ, जिसे मुगल सेना बुरी तरह परास्त हुए। इसके बाद नादिर शाह ने राजधानी दिल्ली में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट की। अनुमानतः उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। उसने अपने राज्य में 3 साल तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाई। देखिए कितना तेज था नादिर शाह।
जब वो आया यहाँ पे लूटपाट किया और चल दिया। लूटपाट करके वो 70 करोड़ रुपए यहाँ से ले गया और ईरान में सारे पैसे खर्च किए। और उसने अपने ईरान वासियों को अपने देशवासियों को जो है ना 1 भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं लिया। किसी भी चीज़ पे वो, हर चीज़ पे वो अपना टैक्स फ्री कर दिया। और वहाँ पे तो उसने वाहवाही लूट लिया और यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो गया। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते तो भी साथ ले गया। अतः कथन डी सही नहीं है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाके को उसे दे देने के लिए मजबूर भी किया। मतलब मोहम्मद शाह को ज़बरदस्ती कर रहा था कि तुम मुझे पश्चिम का इलाका दो, सिंधु नदी के पास जो था, लेकिन उसने नहीं दिया और वो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊ मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अपने वजीर से जान का खतरा था। हाँ, ये बात सत्य है कि उसे अपने वजीर से जान का खतरा, जिस कारण से उसने अपने सास ने मतलब आरंभ के राजधानी को जो ना राजधानी से दूर रहता था। अपने शासकों के आरंभिक वर्षों में अपने राजधानी से दूर रहा, ये बात सत्य है। इसे बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक अपनी कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर इलाहाबाद में रहना पड़ा। हाँ, बक्सर की लड़ाई में जब वो हार गया था तब उसे एक मतलब कि कई सालों तक जो है ना अपने मतलब पेंशन याफ्ता पे बन के रहना पड़ा, जो कि पेंशन याफ्ता सिर्फ उसे मिलता था 15 से 20 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर से जान का खतरा था, अतः ये अपने शासन के आरंभ के वर्षों में अपनी राजधानी से दूर एक स्थान से दूसरा स्थान घूमता रहा। उसने 1764 में बंगाल में मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर की लड़ाई लड़ी। इस हिस्से में इसमें अंग्रेजों से हार जाने के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन याफ्ता बनकर वहां पे 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा, परंतु अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1757 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरे बने रहे। मतलब वो जो शाह आलम द्वितीय जो है ना सिर्फ अपने पेंशन पे वो जिंदा रहा। जब मीर कासिम और मतलब बंगाल का मीर कासिम और अवध का सुजाउद्दौला दोनों साथ मिलकर जब अंग्रेज से लड़ा था तो अब अंग्रेज जीत गए और ये दोनों हार गए, जिसमें कि शाह आलम द्वितीय ने भी उनका साथ दिया था। तो बोला तुम इसका साथ दियो, इस वजह से तुमको अपना गद्दी छोड़ना होगा, और उसे पेंशन याफ्ता के तौर पे उसे मतलब कहीं दूसरे जगह भेज दिया गया। बाद में फिर वो लड़ने के लिए आता है। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। निज़ाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चल गया, क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। निज़ाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल को परास्त किया, तो हाँ ये भी सत्य है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई मुगल सेना को परास्त नहीं किया, उन्होंने मराठे को परास्त किया। तो मुगल से उनका तीसरा लड़ाई नहीं हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। दूसरा कथन गलत होगा। चलिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है थोड़ा जानते हैं। ये रहा, बादशाह मोहम्मद के ढुलमुलपन और तथा इस सिक्की मिजाज के दरबार में निरंतर झगड़ों से उबकर मुगल वजीर निज़ाम उल मुल्क ने अपना त्याग कर अपनी महत्वाकांक्षी को पूरा करने का फैसला लिया। वह 1722 में वजीर बना था और अक्टूबर 1724 में अपना पद त्याग कर दक्कन के हैदराबाद रियासत की नींव डालने दक्षिण चला गया। किसकी नींव डालने? तो हैदराबाद की रियासत की नींव डालने के लिए वो मोहम्मद शाह जो है ना मोहम्मद शाह की ढुलपन मिजाज, मतलब वो कभी अंग्रेज़ों की साइड चला जाता था, कभी वो मराठों की साइड चला जाता था। इस कारण से परेशान होकर के निज़ाम उल मुल्क ने वो मतलब कि इस्तीफा दे दिया अपने पद से और बोला अब मैं जा रहा हूँ अपना हैदराबाद का नींव डालने के लिए। वो दक्षिण की ओर चला गया। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापति में से एक था। उसने मुगल साम्राज्य में खासकर दिल्ली और मथुरा में कई बार लूटपाट की। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली और उसने 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया। इस हार में मराठों की इस महात्माकांक्षी को बड़ा धक्का लगा कि वो मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे और देश पर अधिपत्य कायम करेंगे। अतः कथन 2 गलत है।
देखिए अहमद शाह जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, और जिससे कि मराठों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, बहुत उन्हें शर्मनाक होना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। इसके पिता का नाम अकबर द्वितीय था, अकबर शाह द्वितीय था। निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। बताइए आप लोग, इसने हैदराबाद की स्थापना की थी? तो हाँ, इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की नहीं। वो कभी भी अपनी सत्ता के बारे में खुलेआम घोषणा नहीं करता था कि हम मतलब कि हम स्वतंत्र हैं वो, लेकिन स्वतंत्रता के रूप में काम जरूर करता था। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई। हाँ, ये भी सही है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई। वह 1722 में वजीर बना था। ये भी सत्य है। क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ किसे? निजाम उल मुल्क को आसफ जाह ने दिया था। उसने किसे केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर अपने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। उसने दक्कन में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मतलब कि पहले कौन कैसे आया ये पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले कौन आया था? मुर्शिद कुली खां, फिर आया सुजाउद्दीन, फिर आया अलवर्दी खां, फिर आया सिराजुद्दौला। चलिए देख रहे हैं। मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह अपने वास्तविक शासक 1700 से ही था। मतलब 1700 से ही वो शासन कर रहा था, लेकिन वो उसका मतलब वो जो पारंपरिक रूप से उसका मतलब सत्ता पर स्थापित किया गया वो 1717 में किया गया। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उस साल गद्दी से हटाकर अलवर्दी खां को नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। अलवर्दी खां कौन था? सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी। अलवर्दी खां का बेटा था सिराजुद्दौला, लेकिन मुर्शिद कुली खां का जो बेटा था उसका बेटा नहीं बना था, उसकी जगह पर उसका दामाद बना था सुजाउद्दीन। तकाबिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह खेती के विस्तार एवं बेहतर के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। हाँ, तकाबिल जो है ना खेती के मतलब अच्छे खेती के लिए जो है ना राज्य की ओर से राजा देता था अपने गांव के लोगों को कि आप लीजिए कुछ पैसे और आप खेती कीजिए। अगर खेती में कुछ लॉस होता था तो उस ऋण को लिया नहीं जाता था वापस। चलिए इसके बारे में क्या दिया हुआ? तकाबिल ऋण मुख्य रूप से खेती के विस्तार और बेहतर के लिए की ओर से दिया जाने वाला ऋण था। इससे गरीब खेतिहरों को अकाल, सूखे व बाढ़ जैसी विपरीत परिस्थितियों में उबरने में सहायता मिलती थी। साथ ही यह उस समय पर भू राजस्व देने के लिए समर्थ बनने के राज्य का एक प्रयास भी था। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सफदरजंग था, अलवर्दी खां था, शहादत खां था या सुजाउद्दौला था? इसका जवाब होगा शहादत खां। देखिए, जब मुगल साम्राज्य का पतन का समय था, अवध के स्वराज्य राज्य के संस्थापक शहादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क का भी उपाधि दिया जाता था। इसके बाद उसकी जगह उसके भतीजा सफदरजंग ने ली। सफदरजंग के बाद सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना था। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। वह अशिक्षित था, वह एक कुशल शासक था, उसने फ्रांसीसी की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, और क्या दिया हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। देखिए, इसके बारे में पहले आप कुछ थोड़ा जान लीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हैदर अली जो था ना एक बहुत ही कुशल शासक था, बहुत ही एक अच्छा शासक था। वो दिमाग से भी तेज था और युद्ध भूमि में भी बहुत अच्छा मतलब लड़ता था।
वह एक अशिक्षित था, ये बात सत्य है, लेकिन वह एक कुशल शासक था। उसने फ्रांसीसियों के डिंडीगुल में सहायता कर आधुनिक शस्त्रागार स्थापित की, ये भी सत्य है। द्वितीय आंग्ल मशहूर युद्ध के मतलब देखिए पहला आंग्ल मशहूर युद्ध हुआ था जिसमें इसके मैसूर और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें मैसूर ये क्या कहते हैं हैदर अली जीतता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाता है, जिस कारण से हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के घर में घुस के उसे मतलब कि पैसे देने के लिए उसे मजबूर किया, और बहुत सारे मतलब कि वो भी हुए थे, नीति वगैरह हुआ था, एक संधि हुआ था जिससे देवशाल की संधि क्या या शालवाई की संधि कहते हैं, वो हुआ था। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, वो उसके बाद उसका बेटा उसका कमान संभाला था। इसमें पहला दूसरा तीसरा सही होगा और चौथा गलत होगा। देखिए क्या दिया हुआ है। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन मैसूर का उदय हुआ। हैदर अली पढ़ा लिखा न होने के बावजूद बहुत ही कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। वर्ष 1755 में डिंडीगुल में अपने आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद ली। उसने 1769 में ईस्वी में अंग्रेजी फौजों के बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया, परंतु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में वह मारा गया और उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठा था, वो भी कि बहुत अच्छा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार के समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा मापतौल के नए पैमाने को अपनाना। उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन एक भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात उसने कही थी। ये कहा हुआ था टीपू सुल्तान का, जो कि था हैदर अली का पुत्र था। उपयुक्त दोनों ही विशेषताएं टीपू सुल्तान के विषय में है। वह समय के साथ चलने वाला बहादुर और निर्भीक शासक था। टीपू के विषय में कुछ अन्य बातें निम्नलिखित हैं। उसे फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी, जिसे उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। मतलब देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, उसे मरवाया गया था। जानिए क्यों मरवाया गया? तो क्योंकि फ्रांस में उसकी बहुत अच्छी फ्रांसीसी क्रांति उसकी दिलचस्पी थी, वहाँ के लोगों से उनका जान पहचान था, क्योंकि वहाँ गए हुए थे, वो कुछ बहुत दिन वहाँ रह के आए हुए थे। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि इससे फ्रांस की बहुत अच्छी दोस्ती, और इसने एक चिट्ठी भी लिखी थी फ्रांसीसी को, जो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हमारे साथ ऐसे ऐसे युद्ध हो रहे, आप हमारी सहायता करो। उसने बोला मेरे पास जो अभी युद्ध चल रहे, मेरी जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, मैं इसे सुलझा लेता हूँ, फिर आपकी मैं मदद करूँगा टीपू सुल्तान को। पर ये चिट्ठी लगे अंग्रेज़ों के हाथ। अंग्रेज़ों को लगा फ्रांसीसी कंपनी यहाँ आ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे उस टाइम भी, तो मतलब कि हमें काम नहीं करने, फिर हमारे यहाँ पे जो मतलब हमने जो कब्जा कर रखा है ये हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसलिए उन्होंने जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को मरवा दिया गया, तो उन्हें मार दिया गया था। उसके बारे में आगे क्या दिया हुआ चले देखते हैं। उसने वर्ष 1796 के बाद एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने का भी कोशिश की थी। उसके समय मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में अधिक संपन्न और खुशहाल था। अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया उसे टीपू सुल्तान, लेकिन ये षड्यंत्र थी कि उन्हें मारा जाना है, उसे मार देना है। चलिए आगे क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक साथ क्षेत्र दिया हुआ है, राज्य दिया और दूसरे साथ उनका शासक दिया। त्रावणकोर के राजा कौन थे? तो मार्तंड वर्मा थे, और उसके बाद उस राज्य को संभाला था राम वर्मा ने, जो कि उनका पुत्र था। आमेर का जय सिंह, जाट राज्य का सूरजमल और रुहेलखंड का अली मोहम्मद खां थे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखिए क्या दिया हुआ। 1729 के बाद 18वीं सदी में एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर राज्य खड़ा हुआ। किसके नेतृत्व में? तो मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर राज्य बना था। राजा मार्तंड ने डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। सती में उत्तरायुद्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वान का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा था, जो स्वयं
कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। आमेर का सवाई जय सिंह, जो कि 1681 से 1743 तक 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक था। वह विख्यात राजनेता, महान खगोल शास्त्री तथा समाज सुधारक था। उसने जाटों के लिए नए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान एवं कला का महान केंद्र बना दिया। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में प्रवचनशालाएं बनाई। उसने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों में तथा त्रिकोणमिति की बहुत सी कृतियां और लघुगणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में करवाया। खेतिहरियों की एक जाति जाट है। जाट दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों द्वारा किया गया विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था, मगर जल्दी ही वह लूटमार तक सीमित हो गया। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपने उच्चतम गरिमा पर पहुंची। सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नामक राज्य स्थापित किया। यह राज्य हिमालय की तराई में, दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ी तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में आंवला थी और बाद में रामपुर बनी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। सत्य है, सिख धर्म की शुरुआत किन्होंने की? तो गुरु नानक ने की। सिखों के लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया, ये भी सत्य है। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के देखिए लड़ाकू समुदाय में बदलने गुरु हरगोविंद, और जो मतलब राजनीतिक और फौजी ताकत बनाने चाहे वो गुरु गोविंद सिंह ने नेतृत्व के सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने थे। इसमें तीनों कथन सत्य होगा। चलिए देखिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की। यह पंजाब के जाट, किसान तथा अन्य छोटी जातियों में फैल गया। वही लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 1645 ने आरंभ किया, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह 1666 से लेकर के 1708 के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बना। औरंगजेब की फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा धुंधलापन है, पता नहीं कैसे। चलिए 18 पढ़ते हैं। शायद ऊपर रंजीत सिंह के बारे में ही दिया हुआ है। रंजीत सिंह ने आगे देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है। रंजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने और रंजीत सिंह ने संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया। इसका जवाब होगा सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए क्या दिया हुआ है। नहीं, इसका जवाब होगा ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। सॉरी दोस्तों। देखिए क्या दिया हुआ इसके बारे में। रंजीत सिंह धर्म के मामले में सहनशील तथा उदारवादी थे। वे न केवल सिख बल्कि मुसलमानों को भी आदर, सम्मान और संरक्षण देते थे। धर्म प्रयाग सिख है तो वह कहा जाता है कि वे अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों को धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ते थे। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रंजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। देखिए रंजीत सिंह जो थे ना बहुत ही सहनशील और उदारवादी थे, लेकिन वे अपने ही मतलब ये नहीं जानते थे कि बस सिख लोगों का भला, वो सभी मतलब मुस्लिम, हिंदू ये क्या कहते हैं सभी जातों को जो है ना वो सम्मान दर्जा देते थे। वो जो अगर मुसलमान फ़कीर अगर उनके दरबार पे आ जाते थे कोई, तो उनको अपने दाढ़ी से उनका धूल, उनके पैर की धूल जो अपनी दाढ़ी से लंबे लंबे दाढ़ी से झाड़ते थे और उन्हें नमस्ते मतलब कि उन्हें प्रणाम करते थे अच्छे से। जब 1808 में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के सतलज नदी पार करने का मना कर दिया और नदी के पूर्व की ओर राज्य को अपना संरक्षण में मान लिया, तब उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि वो जानते थे
उन्हें महसूस हो गया था कि अंग्रेज से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उसने अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया। मगर वह विदेशी खतरों को हटा नहीं सका और उस खतरे को अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दिया। ज़्यादा दिन तक वो खतरा बच नहीं सका, वो अपने उत्तराधिकारी के लिए वो खतरा छोड़ दिया। जो लोभ है अब तुम संभालो। शिवाजी के पोते शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच हुई गृह युद्ध में ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया? मुगल संपूर्ण मराठा क्षेत्र से जजिया कर वसूलने लगा। पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गया। ये सत्य है, पेशवा जो था वो कार्यकारी प्रधान बन गया था मराठों का। शिवाजी के पोते साउथ जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा किया गया, तब जल्द ही उसके और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। इस झगड़े के फलस्वरूप मराठा शासन में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के समय मराठा इतिहास में पेशवा अधिपत्य का नया काल आरंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। वस्तुतः बालाजी विश्वनाथ और उनके बेटे बाजीराव प्रथम ने पेशवा का मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गया। औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो खुलदाबाद में। खुलदाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद में, महाराष्ट्र में है। इम्तादुल्ला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता है। क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। बाजीराव के प्रथम के बाद शिवाजी की जो है ना गुरिल्ला युद्ध, मतलब कि वो अच्छे से उस युद्ध को षड्यंत्र को जो है ना उससे चलाए, उस नीति को अच्छे से चलाते थे। बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेशमुखी का मराठे को दे देते। हाँ, चौथ और सरदेशमुखी जो है मराठे को देते थे। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली के पश्चिमी तट के इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया था। नहीं, पश्चिमी तट के इलाके को अपने कब्जे में नहीं लिए थे। सिर्फ उसमें पहला और दूसरा सही होगा, जो कि ऑप्शन ए है। क्या दिया हुआ देखिए। पहला कथन सत्य है। बालाजी विश्वनाथ की 1720 में मृत्यु हो गई। उनकी जगह उनका 20 वर्षीय बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। वह युवा होने के बावजूद एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति था, महत्वाकांक्षी राजनेता था। उसने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। बाजीराव ने पहले मुगल अधिकारियों के विशाल इलाकों से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर से इलाके मराठे को सौंप देने के लिए मजबूर किया। दूसरा कथन भी सत्य है। बाजीराव और दक्कन का निजाम उल मुल्क की 2 बार लड़ाई के मैदान में मिले और दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी और उसे दक्कन प्रांत का चौथ और सरदेशमुखी मराठी को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा कथन गलत है। बाजीराव ने पुर्तगालियों के खिलाफ भी अभियान आरंभ किया। अंत में सिलहट और बसलीन पर कब्जा कर लिया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगाली का अपना इलाके पर कब्जा बना रहा। पश्चिमी तट पे वो लोग कब्जा नहीं कर पाए। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अफगानों के बीच में, जिससे कि मराठों की हार हुई, अफगानों की जीत हुई। लेकिन अफगानों को कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो सारे जो है लड़ाई में इतना ज़्यादा लंबा लड़ाई चला, दोनों तंग आकर के बोलते हैं जो एक संधि कर लिए और संधि में फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा हुआ। दोनों की को कुछ हाथ लगा। मराठों को तो बुरी तरह हार हुआ और अफगानों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं ज़्यादा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप देखिए क्या था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1760 मराठे और अफगानों अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। देखिए क्या था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम निम्नलिखित में से किस घटना पे? मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। तो हाँ, मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिल गया था। ये बात सत्य है। पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन रहा था। नहीं, पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन नहीं रहा था।
1761 में ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। अफगानिस्तान अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिक के साथ मारे गए। पानीपत की हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात थी तथा उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का बड़ा धक्का लगा। पानीपत में मराठों की हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया, क्योंकि इन क्षेत्रों में मराठों का प्रभाव था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगानों को भी अपनी जीत का कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई में यह फैसला किया गया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय किया गया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। इसमें भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय का रास्ता साफ हो गया था। आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ था तो नहीं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुई तो नहीं। देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुई। ये दोनों अपोजिट, ये दोनों गलत होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था तो हाँ, ये बात सत्य है। देखिए, केवल तीसरा सत्य, पहला दूसरा दोनों गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुई थी। दोनों कथन गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 के बाद अंग्रेजों द्वारा पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया था, अर्थात तीसरा कथन सही है। प्रथम युद्ध में अंग्रेज बड़गांव में पराजित हुआ, जबकि अन्य दोनों युद्ध में मराठों की हार हुई थी। निम्नलिखित में से सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व से संबंधित है सरजामी प्रथा। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदार को सरजामी भूमि उनके निर्वाह के लिए दी जाती थी। 18वीं सदी में महिलाओं को सामाजिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। बाल विवाह का प्रचलन सामान्यतः पूरे देश में था तो हाँ, पूरे देश में था बाल विवाह का प्रचलन। पूरी सदी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था? नहीं, लड़कियों की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लड़कियां उस टाइम में पढ़ती ही नहीं थी। अगर कोई एक दो लड़की पढ़ भी रही थी, बहुत ही मतलब वो एक्सेप्शन केस रहता था, तो उसमें भी जो बड़े उच्च कुल के रहती थी, उच्च जाति की रहती थी, उनकी लड़कियां थोड़ा बहुत पढ़ती थी। सती प्रथा सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी तो गलत है। दक्षिण भारत में भी ये प्रचलित नहीं थी दक्षिण भारत में, क्योंकि इस समय दक्षिण भारत में मराठों का राज था। मराठे उस सती प्रथा को ज़्यादा अपने एरिया में नहीं चलाते थे। केवल दूसरा गलत है। पूरे भारत में पूरी 18वीं सदी को देखने पर पता चलता है कि बाल विवाह तथा पूरे देश में प्रचलित थी। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि उच्च जाति की कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी थी, जिससे एक अपवाद भी कहा जा सकता है। जाति प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की दो बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ थी: सती प्रथा और विधवा की खराब व्यवस्था। सती प्रथा अधिकतर राजपूतान, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं था। मराठों ने इसे बढ़ावा नहीं दिया था। 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केरल के महान कवि कुंचिन नबियार इसी समय के थे। देखिए, केरल के जो महान कवि थे कुंचिन नबियार केरल के महान कवि नहीं थे, ये गुजरात के महान कवि थे। पूछा जाएगा कुंचिन नबियार किसके मतलब कहाँ के थे, तो वो गुजरात के महान कवि थे। इस समय में उर्दू भाषा का प्रचलन और उर्दू भाषा के जोरदार विकास हुआ था, तो उर्दू भाषा का तो विकास हुआ था। तैनुमार तमिल में विस्तार काव्य के एक उत्कृष्ट प्रवक्ता थे। केरल के महान गीतकार रामदरन भी इसी समय में अपनी रचनाएं लिखी थी। देखिए, नहीं, ऑप्शन डी इसमें गलत होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है। क्या केरल के महान गीतकार दयाराम इसी सदी में अपनी रचना, दयाराम जो था वो केरल का नहीं था, वो गुजरात का था। ये कुंचिन नबियार केरल के थे, लेकिन दयाराम जो थे वो गुजरात को थे। सॉरी दोस्तों, उसमें मेरे से मिस्टेक हो गई। चलिए आगे पढ़ते क्या दिया हुआ है। 18वीं सदी में ही मलयालम साहित्य में पुनर्जीवन देखा गया। यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ।
केरल का एक महान कवि कुंचिन नबियाल इसी समय में, जिसमें आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। कैसी भाषा में, तो मतलब नॉर्मल जो भाषा बात करते उस भाषा में उसने जनप्रिय कविता लिखी थी। 18वीं सदी के केरल तथा कथकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। इस सदी के साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कवि का जोरदार विकास हुआ। तायू मानवर 1706 से 1744 तमिल में सीतर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवक्ता थे। इस सदी के महान कवियों में से एक दयाराम ने इसी सदी के उत्तरायुद्ध में अपनी रचनाएं लिखी। ये गुजरात के थे, ये देखिए दिया हुआ है। केरल के महान गीत का दयाराम जो थे केरल के नहीं थे, ये गुजरात के थे। 18वीं सदी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध पंजाबी महाकवि हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने की थी। हीर रांझा की रचना किसने की थी, तो वारिस शाह ने की थी, ये सत्य है। प्रसिद्ध कवि संग्रह रिसोला की रचना शाह अब्दुल लतीफ़ ने की थी, तो ये भी सत्य है। रसीलों के रिसोला की रचना किसने की थी, तो शाह अब्दुल लतीफ़ ने की थी। उपयुक्त दोनों कथन सही सत्य है। 18वीं सदी में मशहूर पंजाबी महाकवि हीर रांझा की रचना वारिस शाह द्वारा की गई थी। इस सदी के दौरान अब्दुल लतीफ़ ने अपनी प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसोला रचा। सिंधी साहित्य के लिए ये सदी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। संचल और शामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। 18वीं सदी के भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। हाँ, तो उसका इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। इस सदी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोप से काफ़ी आगे था, तो ये गलत है। इस सदी में भारत विज्ञान जो था वो यूरोप से ज़्यादा आगे नहीं था, इसी कारण से तो हम लोग पिछड़े हुए थे। इसमें केवल पहला सही होगा। पहला कथन सत्य है। चूँकि 18वीं सदी में भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादन में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर भारत के औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए विदेशों में निर्यात बाजार था। फलस्वरूप भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। दूसरा कथन असत्य है। भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थी। 18वीं सदी के दौरान भारत पश्चिमी देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी पिछड़ा रहा था। पिछले 200 वर्षों से पश्चिमी यूरोप में एक वैज्ञानिक और आर्थिक क्रांति चल रही थी, जिससे आविष्कार और अनुसंधानों की बाढ़ सी आ गई थी। चलिए दोस्तों, अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको लास्ट तक देखने आपका धन्यवाद, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमें इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।